तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 12th का हिंदी का प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए या सैम्पल पेपर कह लीजिए, आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और जो आपका टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम ये क्वेश्चन पेपर कह लीजिए या प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो ऑलरेडी हमने सेक्शन ए यानी कि खंड क जो है उसको सॉल्व कर दिया था कल वाली वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो आपका पेपर आता है इसका जो सेक्शन बी यानी कि खंड ख होने वाला है, पाठ्य पूरक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये जो सेक्शन होगा, आपका जो खंड होगा, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सेक्शन बी का यानी खंड ख का पहला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको 50 से 60 शब्दों में ही लिखना है आपको। ठीक है, 50 से 60 वर्ड का आपको यहाँ पर लिमिट लगा दिया है। तो ध्यान से देखिए, 5वें क्वेश्चन को आपका 2 भागों में विभाजित कर दिया है, सॉरी 3 भागों में। इनमें से कोई आपको 2 करना है। टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, 3-3 नंबर आपको मिलेंगे दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, इन दोनों भागों को करने के। तो पहला देखते हैं 5वें का क जो है क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखना है हमें। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य हमें जो है सो कि इसके अंदर का लिखना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पहले इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं एक बारी। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है कि फरही की कोदव वाली सुशाली मुक्ता प्रसव की शंबुक काली। ठीक है, तो ये 2 लाइनें हैं। तो इनके अंदर का हमें क्या करना है बच्चों, इन पंक्तियों में जो निहित काव्य सौंदर्य है उसको लिखना है। तो देखिए भाव पक्ष समझिए पहले इसका क्या है कि जैसे वृक्ष होता है वैसे ही उस पर फल लगता है। कोदो किस्म के धान के पौधे से उत्तम किस्म का चावल पैदा नहीं हो सकता, यानी खराब किस्म का जो धान का पौधा होता है उससे अच्छा चावल पैदा नहीं हो सकता। इसी प्रकार काले घोंघे से मोती का जन्म नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, जो काले घोंघे होते हैं एक तरह का, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में निकलता है घोंघा। ठीक है, उसमें से मोती नहीं निकलता है, मोती केवल समुद्र में पाए जाने वाले जो सीप होते हैं उनमें से ही निकलता है। ठीक है, हो सकता पश्चाताप स्वरूप भरत अपनी माता केकई को नीच कहकर अपने आप को भी राम के वन गमन और अपनी पिता की मृत्यु का कारण मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भरत के बारे में बताया गया है कि जो भरत है अपनी माता केकई को नीच कहकर और अपने आप को भी राम का जो वनवास हुआ था और अपने पिता उनके जो पिता थे उनकी जो मृत्यु हुई थी, इन सब का अपने आप को क्या है ब्लेम अपने ऊपर डालते हैं कि ये सब मेरे ही कारण हुआ है। तो ये भाव पक्ष था बच्चों। अब हम देखते हैं शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य क्या है इन लाइनों का कि भाषा, अवधि, रस, करुण, रस छंद है हमारा। ठीक है, चौपाई अलंकार। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि कोदव में अनुप्रास अलंकार है। फिर गुण जो है हमारा माधुर्य गुण, शब्द शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति इत्यादि। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका शिल्प सौंदर्य बताया गया है। नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ख वाला, 5वें का ही बी पार्ट कह लीजिए, दूसरा पार्ट। इसमें आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आशय स्पष्ट करना है कि क्या है इसका आशय। तो 2 लाइनें दी गई है, क्या लाइनें कह रहा है इनको ध्यान से समझते हैं कि पीयूं सो कहेहूं सदेशंडा ए भवरा एकांक सो धनी बिरहे जरी मुँह तोहिक धुआं हम लाग। ठीक है, तो ये 2 लाइनें हैं, इनका आशय कुछ इस प्रकार से आपको स्पष्ट करना है कि चित्तौड़ की रानी नगमती भंवरे और कांग को संबोधित करती हुई कहती है कि काग के भंवरे तुम जाकर मेरे पति राजा सन्यसेन को यह संदेश दे दो कि तुम्हारी पत्नी रानी नागमती विरह की अग्नि में जल भस्म हो गई है। ठीक है ना, उसके जलने से उत्पन्न हुआ धुआं जो है हमारे शरीर पर लग गया है और जिससे हमारे शरीर जो है काला हो गया है। इन पंक्तियों में नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है,
तो जो नागमती थी उसकी जो विरह व्यथा थी उसके बारे में बताया गया। नागमती के बारे में यहाँ पर कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वो जलती हैं, फिर इस तरह से जो उसका धुआं लगता है तो शरीर काला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना था। उसके बाद आगे चलते हैं, पांचवे का ही ग पार्ट यानी कि तीसरे पार्ट में ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ये दोनों कर सकते हैं ऊपर वाला तो दोनों ऊपर वाला कर लीजिए, ये दोनों कर सकते हैं तो ये दोनों कर लीजिए। मतलब 3 दिए गए, 3 में से कोई भी 2 करना है और 50 से 60 शब्दों में ही आपको लिखना है। तो देखिए पांचवे का जो तीसरा पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है कि गीतावली से संकलित पद रांघो एक बार फिरी आवो में निहित करुणा में मार्मिकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए इन पंक्तियों में अपने ये बता रहे उत्तर कि ये जो पंक्तियां हैं इसमें अपने प्रिय पुत्र राम की विरह व्यथा यानी कि राम की जो व्यथा है उनको झेल रही माता कौशल्या की मार्मिक दशा का अत्यंत करुण चित्रण किया गया है। ठीक है, यानी कि जो राम की जो दशा हो रही थी, ठीक है, जो भी उसके साथ घटनाएं घट रही थी राम जी के साथ, तो उन सभी मतलब दशाओं पे उनकी माता कौशल्या का जो मार्मिक दशा है, मतलब उनकी माता पे क्या बीत रही थी उसका अत्यंत करुण चित्रण किया गया है। इन लाइनों की बात कर रहा है। उसके बाद बताया गया है कि राम के अश्वों को देखकर उनका यह दुख दोगुना हो गया। ठीक है, राम के जो अश्व थे उनको देखकर इनका ये जो है दुख क्या हो गया, दोगुना हो गया। इन घोड़ों को, अश्व मतलब घोड़े, इन घोड़ों को श्री राम अपने कमलों से सहलाते थे। ठीक है, सहलाते थे, पर अब यह राम के वियोग में अत्यंत व्याकुल थे। ये घोड़े राम के वियोग में इस प्रकार मुरझाते जा रहे जैसे शीत ऋतु में कमल पर हिमपात हो जाता है। माता कौशल्या पार्थिव के हाथ राम को यह संदेश भिजवाती है कि उन्हें इन घोड़ों की जान की बड़ी चिंता है, एक बार आकर इन्हें अवश्य देख जाओ। ठीक है ना, मतलब राम और कौशल्या और जो घोड़े हैं उन तीनों के बारे में यहाँ पर बेसिक डिटेल बताई गई है कि जो घोड़े हैं राम के जाने के बाद क्या हो गया है, बिल्कुल मुरझा से गए हैं। वो जब रहते थे तो उनको सहलाते थे, उनका आदर सत्कार करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे वो चले गए तो घोड़े बिल्कुल एकदम जैसे यहाँ पर एक कमल के बारे में बताया गया है कि जैसे शीत ऋतु में कमल पर हिमपात हो जाता है ना, एक तरह से कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार से ये घोड़े मुरझा गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना था तो आपको 3 नंबर मिल जाता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देना है आपको। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से किसी एक क्वेश्चन को करना है 30 से 40 शब्दों में, 2 नंबर का ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो पहला देखते हैं क में क्या पूछ रहा है कि मैं जानो निज नाथ स्वभाव के आधार पर राम के स्वभाव की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो राम जी का जो स्वभाव था, ठीक है, उनके स्वभाव की मुख्य विशेषता बतानी है। मैं जानो निज नाथ स्वभाव जो आपका ये है उसके आधार पर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए इस कथन से राम के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताओं का हमें पता चलता है। क्या क्या विशेषताएं हैं कि राम का स्वभाव अत्यंत विनीत एवं कोमल है। ठीक है, यानी कि वो बहुत ही कह सकते हैं सॉफ्टली डील करते थे किसी भी चीज से। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि वे अपराधी पर कभी क्रोध नहीं करते थे। राम जी क्या थे, कभी अपराधी पर क्रोध नहीं करते थे। अपने अनुज यानी कि उनके जो भाई थे भरत पर तो उनकी विशेष कृपा है, मतलब उनके भाई पर क्या थी, उनकी विशेष कृपा थी। तो इस तरह से आपको उनकी विशेषताएं बता देंगे कि बहुत छोटा सा है, 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है, तो इतना बहुत है, इनफ है आपके लिए। ठीक है, इसी छठे क्वेश्चन के ख में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको ये वाला आता है तो ये वाला कर दीजिए, अथवा दे रखा है। अगर आप ये नीचे वाला करना चाहते हैं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोयल और भंवरे के कलरव जो है आपका का विरहनी नायिका जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो कोयल और भंवरे हैं, ठीक है, उनके कलरव का विरहनी नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। तो समझते हैं। देखिए कोयल और भंवरों का कलरव सुनकर नायिका अपने हाथों से कानों को बंद कर लेती है, यानी उनकी जो बातें हैं उनको सुन करके वो अपनी नायिका जो है, ठीक है, वो अपने कानों को बंद कर लेती है। इसका कारण यह है कि कोयल और भंवरों की मदमस्त ध्वनि सुनकर नायिका को आनंद तो आता है, परंतु वह उस विरह व्यथा को
और अधिक बढ़ा देती है। ठीक है, यानी कि वो जो एक तरह से जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन कोई जो इमोशन होता है वो आपके अंदर से आने लग जाता है। ठीक है, जैसे आप सैड सॉन्ग सुनेंगे तो आपके अंदर से दुख वाला इमोशन आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हिंदी में आपका ये बताया गया है कि वो जो है सो कि कोयल और भंवरों का जो कलरव सुनकर नायिका को आनंद आता है लेकिन क्या होता था, वह उसकी विरह व्यथा को और अधिक बढ़ा देता था, दुख को और बढ़ा देता था। यह विराहिंगिरी कहीं से उसे जलाकर राख न करते, यही सोचकर नायिका अपने कानों को हाथों से क्या कर लेती थी, बंद कर लेती थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना था। उसके बाद आगे चलते हैं, तो हम आ चुके हैं बच्चों प्रश्न संख्या 7 पे। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 50 से 60 शब्दों में। ठीक है, 3 + 3 यानी कि 6 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं आपका क ख ग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन अगर आप पूरी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको टोटल 6 नंबर यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 7वें का क क्या पूछ रहा है कि जहां कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर बताइए कि स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो आज़ाद भारत था उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आंसर आपको लिखना है कि स्वतंत्र भारत में विकास के नाम पर पश्चिमी सभ्यता का आधुनिकीकरण और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन ही भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। शासक वर्ग ने कभी भी प्रगति और विकास के पैमाने में प्रकृति और मनुष्य और संस्कृति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि विकास के नाम पर अनेक प्राकृतिक स्थल उजाड़ दिए जाते हैं, संस्कृति जो है यानी संस्कृतियों को नष्ट कर दिया जाता है और परिवारों को उनके घरों से उजाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी एक तरह से कह सकते हैं क्या है कि विकास के नाम पर ना संस्कृतियों को खत्म किया जा रहा है, जो हमारी धरोहर है भारत के अंदर उसको खत्म किया जा रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छेड़खानी की जा रही है बड़े पैमाने पर। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें बुरी है। और जो वेस्टर्न कल्चर है यानी कि पश्चिमी सभ्यता, अमेरिका जैसी सभ्यता, ठीक है, तो वो ज़्यादातर फैल रहा है भारत के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना था कि जो जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर जो आपका स्वतंत्र कह सकते हैं भारत है उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है 7वें का ख, इसमें क्या पूछा है कि लेखक जो असगर है, ठीक है, असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है वो आपको स्पष्ट करना है। वो एक शेर है ना जिसके अंदर सभी जाते रहते हैं, तो वो क्यों जाते रहते हैं इस तरह से आपने पढ़ा होगा, तो उसी के बारे में आप पूछा है कि जो लेखक है असगर वजाहत उनके द्वारा लिखी गई जो लघु कथा है शेर, तो शेर किसका प्रतीक है वो आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो समझते हैं बच्चों शेर किसका प्रतीक है। इस कहानी में लेखक ने शेर को सत्ता की व्यवस्था का प्रतीक बताया है। सत्ता मतलब देखिए सत्ता व्यवस्था अभी तक खामोश रहती है जब तक हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। सत्ता की अवज्ञा होते ही व्यवस्था खूंखार हो जाती है। यानी कि जैसे हम सत्ता यानी कि जो सरकार है एक तरह से मान लीजिए हम उसकी बातें में हाँ मिलाते रहते हैं, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसके आगे का पालन नहीं करते हैं तो बिल्कुल खूंखार हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बातें बताई गई है। विरोध में उठे स्वर को कुचलने की भरपूर प्रयास करने लगते हैं। जो भी विरोध करता है सत्ता का तो उसको पूरा कुचलने का प्रयास किया जाता है। लेखक द्वारा शेर की निरंकुश गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर शेर लेखक पर झपट पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि अगर आप सत्ता के विरुद्ध जाएंगे तो सत्ता आपको कुचलने का प्रयास करेगी। तो यही सब बातें इसके अंदर बताई गई है। तो लेखक ने भी शेर की निरंकुश गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि मतलब जो खराब चीज़ें हैं आपकी उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि आप ये गलत कर रहे हो। तो शेर जो है यानी कि सत्ता जो है लेखक पर झपट पड़ता है कि भाई तू ये कैसा मतलब ये कैसे तू कर सकता है, मेरे ऊपर तू सवाल कैसे उठा सकता है। ठीक है ना, तो कहानी जो है उसके अंदर यही सारी चीज़ें बताई गई है। कौन सी कहानी, आपका जो शेर वाला है उसके अंदर, और लेखक रहे हमारे असगर वजाहत जी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध कीजिए।
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मैं आपको आंसर फिर भी बता देता हूँ। तो देखिए, दूसरा देवदास जो है आपका, उसके आधार पर आपको बताना है। बंगाली साहित्य के जाने माने लेखक का नाम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास की तर्ज पर ही इस कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास रखा गया है। यह देवदास शब्द प्रतीकात्मक है। जिस प्रकार देवदास उपन्यास का नायक यानी कि हीरो देवदास पारो को पाने के लिए पागलपन की हद तक गुजर जाता है, ठीक वैसे ही क्या है, वैसे ही संभव जो था, उसने भी पारो की एक झलक पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेखक द्वारा उसे कहानी के शीर्षक के माध्यम से दूसरा देवदास कहना बिल्कुल उचित है, ठीक है। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वही दूसरा देवदास के कहानी के संदर्भ में यहाँ पर आपको आंसर लिखना था, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ तक का 7वां क्वेश्चन। उसके बाद ये इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, 8वां क्वेश्चन है। टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। देखिएगा कल जो आप पेपर देंगे प्री बोर्ड में या जो फाइनल एग्जाम में टर्म 2 में पेपर देंगे, उसमें भी आपका इसी तरह से क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न आएगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। तो 8वें क्वेश्चन पे आ गए। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित जो प्रश्न है उनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको 30 से 40 शब्दों में, ठीक है। जो भी 8 क्वेश्चन मैंने बोला, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा, 9 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल, ठीक है। नीचे मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको 30 से 40 शब्दों में, और यहाँ पर क्या है आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए, 8वें का 2 पार्ट बना दिया है, क और ख, बीच में अथवा लगा दिया है। अगर आपको क वाला आता है तो क वाला कर लीजिए, ख वाला आता है तो ख वाला कर लीजिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो 8वें का क समझते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है, इसके आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है। इसमें पूछा है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा जो है उसका आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखना है कि देखिए, पारो जो है मन ही मन संभव से प्रेम कर बैठी है, और प्रेमातुर पारो अपनी मनोकामना पूरी होने पर मनसा देवी जो है वहाँ पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेती है कि अगर उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी तो वो एक चुनरी चढ़ाएगी, ठीक है। इसके तुरंत बाद पारो का संभव से इस प्रकार फिर से अचानक मिलना पारो को अपनी मनोकामना पूरी होने की ओर एक सकारात्मक कदम लगता है। वह स्वयं को भाग्यशाली समझती है क्योंकि देवी माँ ने उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी कर दी। तो जैसी संभव से दोबारा अचानक से मिल जाती है तो उसको लगता है कि देवी माँ ने उसकी आराधना पूरी कर दी। वही सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो आई होप के क्वेश्चन समझ में आया होगा। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर आपको क्या बताना था, पारो की मनोदशा का वर्णन करना था। ये क्वेश्चन कई बार आता है, ध्यान रखिएगा। इसी में अथवा में एक क्वेश्चन और पूछा है आपसे कि मजदूरों को 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक ने क्या उपाय निकाला, ठीक है। यानी कि जो मजदूर थे उनको 4 हाथ न लगा पाने पर जो मिल मालिक थे उन्होंने क्या जो कदम उठाया, ठीक है, क्या उपाय निकाला, तो आपको बताना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मिल मालिकों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के बड़े बड़े विद्वानों को मोटी तनख्वाह पर रखा, ठीक है। यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े जो विद्वान थे, यानी कि बड़े बड़े जाने उस फील्ड के स्पेशलिस्ट थे, उनको अच्छी खासी सैलरी पर रखा, और मजदूरों को कटे हुए हाथ, लकड़ी के हाथ तथा लोहे के हाथ लगाने का पूरा प्रयास किया, परंतु इन सब से कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः मजदूर मर गए। मजदूरों के हाथ ना लगा पाने पर मिल मालिकों ने मजदूरों की मजदूरी को आधा करके अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की, ठीक है ना। अंततः जो मिल मालिक थे उनकी जीत वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन पक्का होने वाला है, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा डाउट हो गया था इसलिए मैंने सिर्फ 8 ही क्वेश्चन बोल दिए, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो 9वां क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें भी आपको करने होंगे। क्या बोल रहा है देखिए 9वें प्रश्न में
कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए लगभग 30 से 40 शब्दों में। तो 9वें का क में क्या पूछा है कि विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर गर्मी में लू से बचने के लिए किए जाने वाले जो उपाय हैं उनका विवरण आपको देना है। तो जो गर्मी में लू चलती है, आपको पता है गर्म हवा जिसको आप लू कहते हैं, ठीक है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो उससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हमें इस पाठ के आधार पर बताना है। तो गर्मी में लू से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय धोती या कमीज में प्याज की गांठ बांध ली जाती है, ठीक है। यानी कि प्याज को जो आपका कपड़ा है, आपके पास चाहे धोती हो, एक रुमाल हो या फिर एक गमछा हो, ठीक है, या कमीज हो आपकी, ठीक है, तो उसके अंदर प्याज की एक गांठ बांध ली जाती है। इसके अतिरिक्त अगर बचने के उपायों की अगर हम बात करें तो कच्चे आम को भून करके उसमें गुड़ या चीनी मिला करके, ठीक है, पन्ना बनाकर, ठीक है, शरबत पीते हैं। यानी कि उसको कच्चे आम को आपने देखा होगा, आपने कई बार गाँवों में तो ये देखा ही होगा कि गर्मियों में क्या करते हैं, लू से बचने के लिए और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए, ठीक है, कि शरीर में पानी की कमी ना हो, कच्चे आम को क्या करते हैं, चूल्हे पे या गैस जो भी अवेलेबल होता है, ठीक है, उस पर उसको पकाते हैं, भूनते हैं, देसी लैंग्वेज में कहे तो। उसके बाद क्या करते हैं, उसका छिलका निकालते हैं और फिर वो जो अंदर का मटेरियल बचता है उसको पानी में ठीक प्रकार से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद देन उसको पिया जाता है ताकि लू ना लगे, मेनली यही कारण होता है, और शरीर में पानी की कमी भी ना हो, ठीक है। तो एक ये आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखा कि शरबत बना करके पीते हैं, मतलब शरबत टाइप का वो एक मटेरियल हो जाता है। इससे कभी भी मतलब इसे कभी कभी सिर को भी धो देते हैं, मतलब इससे क्या होता है, कभी कभी सिर भी धोया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से करके। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस 9वें का ख क्वेश्चन क्या पूछा है, ये आज के इंजीनियरों की सोच यह है कि वे पानी का प्रबंध करना पहले से बेहतर जानते हैं, क्या ऐसा मानना ठीक है। इनकी जो आज की इंजीनियरों की सोच है वो ये है कि पानी का प्रबंध करना पहले से बेहतर जानते हैं। क्या ये बात ठीक है, तो वो आपको बताना है। देखिए, ये बोला गया है कि ये महज एक गलतफहमी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिनेशा से बहुत पहले राजा विक्रमादित्य भोज और मूज आदि ने भविष्य में जल संकट की समस्या को भांप लिया था। इसीलिए उन्होंने वर्षा के जल का समुचित संरक्षण करने के लिए बड़े बड़े तालाब, बावड़ी बनाई, कुएं बनाए, ठीक है। परंतु आज के तथाकथित होशियार इंजीनियरों ने तालाब को गाद से भर दिया और नदी नालों के जल जो है उनको दूषित कर दिया, ठीक है। तो ये कहना बहुत सही नहीं होगा कि इंजीनियरों को ज़्यादा पता है जल के बारे में और वो वेल एजुकेटेड है पानी को लेकर के। पहले के लोगों को बहुत पता होता था कि भाई जल की कमी होने वाली है आगे चल के, ठीक है, तो हमें नदी बनाने, मतलब नदी है तो उनको साफ रखना चाहिए, तालाब बनाने चाहिए, बावड़ी बनानी चाहिए, जो कि बनाए भी उन्होंने, कुएं भी बनवाए, ठीक है। लेकिन आज के होशियार इंजीनियर देखिए कैसे आलोचना कर रहे हैं। होशियार इंजीनियरों ने क्या किया, तालाबों को गाद से भर दिया, ठीक है, नदी नालों के जल को प्रदूषित कर दिया है। तो ये चीज़ें गलत है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब 9वें का लास्ट, कि इस क्वेश्चन पेपर का भी लास्ट, कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही हैं। इस साल मालवा, ठीक है, में सामान्य इस साल मालवा में सामान्य बारिश से 5 ही इंच ज़्यादा बारिश गिरा है और इतने में ही नदी नाले, तालाब, बावड़ी और कुएं चैतन्य हो गए, भर गए हैं। ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है और इस पाठ के लेखक कौन है। देख रहे कितना इंटरेस्टिंगली इतना बड़ा क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। काफ़ी आसान है क्वेश्चन अगर जिसने पढ़ा हो तो देखिए क्या बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ लेखक प्रभाष जोशी द्वारा लिखित पाठ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता से ली गई है और मालवा की अतीत और वर्तमान में घटित मौसमी और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर पर्यावरण संकट पर चिंता अभिव्यक्त की गई है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बातें आपको लिख देनी थी, ठीक है। तो यही था बच्चों आपका पेपर। आई होप कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा, पूरा क्लियर हुआ होगा। इसका पहले वाला भाग का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जो मैंने खंड क के ऊपर बनाया था, तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपकी
नेक्स्ट जो मतलब कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और फ्यूचर में जो आपका टर्म 2 का बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए, क्योंकि ये जो पेपर है आपका मेनली टर्म 2 को ध्यान में रख करके बनाया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।